बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान कुरतुनैन बख्श। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, वीक का तीसरा रोज़ है और रोज़ नई चीज़ों के साथ हाजिर होते हैं और आज भी नई चीज़ लेकर आए आप लोगों के लिए। यानी सुबह सुबह जब लोग उठते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, मॉर्निंग वॉक की जाती है, क्योंकि अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी होता है और ऐसी कंडीशन के अंदर जो है फिटनेस कितनी मैटर करती है ये इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे कि लोगों को मैं देख रही हूँ कि दिन ब दिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, लोग बड़े निढाल होते जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा मसरूफ़ होते जा रहे हैं कि उन्हें ना अपने लिए वक्त निकालने में बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपने लिए वक्त तो निकालते हैं, लेकिन उन्हें फ़िटनेस के तरीक़ेकार नहीं आते कि किस तरह से एक्सरसाइजेस करनी है और किस तरीके से अपने आप को फिट रखना है। बहुत सारी चीज़ें उस पर मैटर करती है, चाहे वो डाइट का इस्तेमाल हम कहें या बहुत सारी न्यूट्रिशंस का इस्तेमाल हम कहें या फिर अपनी बॉडी को किस तरीके से पोर्शन वाइज मैनेज करना है, वो तमाम चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और सुबह के वक्त जब ये तमाम चीज़ें आपको पता चल जाए कि बॉडी का ख्याल किस तरह से रखना है, क्योंकि बॉडी जो है वो आपका पूरा स्ट्रक्चर मेंटेन कर रही होती है, आपके फिटनेस का ख्याल आपको बहुत ज़रूरी रखना होता है, क्योंकि अगर आप फिट रहेंगे तो आपके ऊपर हर चीज़ जो है वो जचेगी भी, आप जब पहनेंगे वो अच्छी भी लगेगी और बॉडी का शेप भी मेंटेन रहेगा। और बॉडी का शेप जिनका मेंटेन रहता है वो लोग जो है बड़ा हंसता, कहते हैं ना, हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो तमाम चीज़ों को अप्लाई कर रहे होते हैं। और अगर हम बात करें कि बॉडी का शेप इरेगुलर हो जाता है तो वो लोग जो है बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं कि हम ये चीज़ अपने ऊपर अप्लाई करें भी या नहीं, या ये चीज़ पहने भी या नहीं, क्योंकि बहुत सारी कशमकश होती है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इरेगुलर हो रही होती हैं। और फिटनेस के तरीक़ेकार थोड़े से डिफरेंट होते हैं, यानी उसकी एक्सरसाइजेस थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, उसकी डाइट प्लान थोड़े से डिफरेंट होते हैं। और कहते हैं ना कि आप लोग खाएँ सब कुछ, लेकिन उस तरह से खाएँ कि उतनी मिकदार में खाएँ जो कि आपको डाइजेस्ट भी हो सके। यानी हर थोड़ी थोड़ी देर बाद अगर आप कुछ ले रहे हैं तो वो हेल्दी लें, हेल्दी लेंगे तो उससे बॉडी जो है वो फैलेगी नहीं आपकी। और उसके बाद ये होगा कि अगर आप लोग फिटनेस की तरफ जाएंगे, यानी अगर रोज़ डेली वेजेस के ऊपर आप लोग वॉक कर रहे हैं या डिफरेंट एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो उससे ये होगा कि बॉडी आपकी मेंटेन रहेगी। तो आज जो मैं पूरा टॉपिक लेकर आई हूँ वो सिर्फ इसी पे लेकर आई हूँ, यानी फ़िटनेस के ऊपर बात करूँगी मैं, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है और इस वक्त जो है तमाम लोग अपनी बॉडी का ख्याल रख रहे होते हैं। फ़िटनेस के हवाले से टिप्स जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी टिप्स जो है वो हमें फ़िटनेस के हवाले से मिल सकती हैं। तो आज मैं आपको छोटी छोटी टर्म्स की एक्सरसाइजेज भी बताऊंगी जो कि आप घर में रहकर कर सकते हैं और साथ अपनी बॉडी को कैसे फिट रख सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है वो हम प्रोग्राम के थ्रू आउट आप लोगों को बताएंगे। तो मेरे साथ जो आज गेस्ट मौजूद है वो मोहम्मद शाहिक है, जो कि फ़िटनेस ट्रेनर है, न्यूट्रिशंस है और जिम मैनेजर भी है, जो कि एक्सरसाइज परफॉर्म भी करवाते हैं कि किस तरीके से आपको कौन सी एक्सरसाइजेज जो है ना वो करनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें ये बताएंगे आपको। मोहम्मद शाहिक, वेलकम करूँगी प्रोग्राम के अंदर। कैसे हैं आप? सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। ये बताएं कि जिम चला रहे हैं और वहाँ पर तरह तरह के लोग आते हैं, किसी का शेप रेगुलर हुआ हुआ होता है, किसी का वेट गेन हुआ हुआ होता है, किसी का वेट कम होता है, बहुत सारी कैटेगरीज के अंदर लोग आते हैं, उनको किस तरह से मैनेज करते हैं? बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो ये होता है कि हमें देखना पड़ता है कि उनका गोल है क्या, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग ऐसे भी आते हैं कि जो ऑलरेडी काफ़ी पतले होते हैं, फिर कहते हैं मज़ीद पतला होना है। अच्छा। तो पहले हमें समझाना पड़ता है कि आपके लिए असल में नीड है क्या, ज़रूरत है क्या, कि अगर आप मज़ीद पतले होंगे फिर आप कमज़ोर हो जाएंगे। फिर काफ़ी इस तरह के लोग आते हैं कि जो वेट काफ़ी गेन करना चाहते हैं, फिर इस तरह के आते हैं कि जो सिर्फ मेंटेन करना चाहते हैं, जो मॉडल्स होती हैं वो अपने आप को सिर्फ मेंटेन करना चाहती हैं। तो काफ़ी कैटेगरीज हैं और हर इंसान को फिर उसको देखकर उसके बॉडी वेट को, उसके हाइट को, उसके ओवरऑल एक्सपीरियंस को देखते हुए फिर एक नया वर्कआउट प्लान, एक नया डाइट प्लान बनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, जो आपके पास आते हैं क्लाइंट्स, उनको किस तरीके से गाइड करते हैं? यानी एक पर्सनालिटी देख के आपको अंदाज़ा हो जाता है कि भाई इसका वेट गेन होगा या फिर इसका वेट कम होगा, या फिर अगर उसका ऑलरेडी वेट नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मलाइज है, लेकिन वो फिर भी चाह रहा है कि मुझे थोड़ा सा गेन करना है या मुझे थोड़ा सा कम करना है या फिर अपनी बॉडी को सिर्फ मेंटेन रखना है, तो किस तरीके से उनको प्लान्स देते हैं आप लोग? इस तरह से होता है कि अगर कोई वेट गेन करना चाह रहा होता है तो असल गोल ये होता है कि उसको ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करनी होती है। और वेट गेन से मुराद खाली वेट गेन नहीं होता, बल्कि असल में वो मसल गेन करना चाह रहे होते हैं। वो फैट को कम करते हुए या फैट को उतना ही रहते हुए अपने मसल को गेन कर रहे होते हैं, जिसे वेट गेन कहा जाता है। तो फिर ये होता है कि कैलोरीज ज़्यादा कंज्यूम उन्हें करनी पड़ती है। जो वर्कआउट्स होते हैं वो थोड़े से इंटेंस होते हैं मसल डैमेज के हिसाब से, ओवरऑल हार्ट बीट के हिसाब से नहीं।
अच्छा, फिर जो अगर फैट लॉस की तरफ आ रहे होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम HIIT हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कराएं। उनके जो वर्कआउट्स होते हैं उसमें हम हार्ट बीट पर ज़्यादा फोकस रखते हैं कि उनका जितना हार्ट बीट रहेगा फैट बर्न होता रहेगा, कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती रहेंगी। ओवरऑल डाइट में वो थोड़ा कम खाते हैं। अब इसमें लोग कभी कभार डरते हैं कि जैसे सब कुछ ही बंद कर देते हैं खाना, तो ऐसा नहीं होता है असल में। अगर कोई वाकई में एजुकेटेड शख्स होगा तो वो आप सब कुछ बंद नहीं करता कभी भी, वो उसको कैलकुलेट करके आपके हिसाब से इस तरह की डाइट प्लान बनाता है कि जो आप इजीली वो आप कंज्यूम कर सके, आपको वो अवेलेबल चीज़ें हों और आपको ज़्यादा भूख ना लगे उसमें। क्योंकि जब आप प्रॉपर डाइट प्लान करते हैं तो वो फिर ऐसी होती है कि उसमें आपको ऑटोमेटिकली भूख भी लगना कम हो जाती है, तो फैट लॉस पर उस तरह आसान हो जाता है। अच्छा, वर्कआउट मैंने सुना है बड़ा हार्ड होता है, बड़ा जो है ना मेहनत वाला काम होता है और ये हर इंसान नहीं कर सकता। बहुत लोग स्ट्रैटेजीज बना के आते हैं, माइंड में बहुत सारी चीज़ें लेकर आते हैं कि हम वर्कआउट करेंगे और जो है ना दिलो जान से करेंगे ताकि हमारा वेट जो है वो लूज हो सके, या फिर अगर किसी को वेट गेन करना होता है तो वो वर्कआउट करता है। तो ये तमाम चीज़ें जब हो रही होती हैं तो आपके पास जब आते हैं क्लाइंट्स तो किस तरह से उनको देख रहे होते हैं, पैशन कितना जनरेट हो रहा होता है उनके अंदर? देखिए, असल में इसमें ये होता है कि हम उनका माइंडसेट पढ़ते हैं कि वो किस मिजाज के हैं। और एक चीज़ ये भी होती है कि हर किसी का फिटनेस लेवल अलग होता है, तो हम उनके फिटनेस लेवल के हिसाब से कराते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल ही कोई एडवांस हम करा दें कि वो कर भी ना पाए। और दो किस्म के लोग आते हैं, एक तो बड़े पैशनेट होते हैं कि वो उनको वो कहते हैं मैं कुछ भी कराओ मसला नहीं है, वो कहते हैं एक हफ्ते के अंदर हमारा वेट बढ़ जाए। हाँ, वो ऐसी होते हैं। और एक वो तो उनके घर वाले जबरदस्ती भेजते हैं कि जाओ थोड़ा सा अपनी बॉडी को हमें फिर ये हिलाओ, करना चलाओ। पड़ता है कि उनका माइंडसेट ऐसा तैयार करना पड़ता है। ऐसे कहते हैं ना, ब्रेन वॉशिंग करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आहिस्ता आहिस्ता उनको सिखाना पड़ता है कि अभी हम इतना कोई हार्ड नहीं कर रहे, आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं। फिर वो करते 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 उनको आदी हो जाते हैं वो। क्योंकि जिम का एनवायरनमेंट ऐसा होता है ना कि आप बार बार खुद आने का दिल चाहता है कि यार चलो अच्छी बात है, कहीं हम टाइम एक पॉजिटिव जगह पे कर रहे हैं, तो फिर वो खुद ही फिर स्टार्ट कर देते हैं, टाइम आता है। अच्छा, क्या क्या चीज़ें हैं आपके जिम के अंदर, किस किस तरह के एक्सरसाइजेज हैं और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कोई भी क्लाइंट आके ले सकता है बआसानी? ये है कि हमारे पास कार्डियो इक्विपमेंट है काफ़ी सारा। हमारे पास एक क्रॉसफिट एरिया है जिसमें बैटलिंग रोप्स हम करते हैं, जिसमें हम टायर्स हैं, हैमर्स हैं, बॉक्सेस हैं जिसमें आप जंप्स करके ऊपर जाते हैं। फिर एक हमारा पूरा वेट ट्रेनिंग सेक्शन है, उसमें कई सारी वेट इक्विपमेंट्स हैं, कई सारी मशीन्स हैं, डंबल्स हैं हैवी 1 kg से लेकर कहीं ऊपर तक हैं, फिर कई सारे बारबल्स हैं। और उसमें ये है कि हमारे जिम में आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, प्लायोमेट्रिक्स भी कर सकते हैं, आप HIIT भी कर सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं, एरोबिक भी कर सकते हैं। खाली वो नहीं है कि आपसे बॉडी बिल्डिंग करें, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग फिटनेस का एक कंपोनेंट है। उसके अलावा एक बहुत बड़ी ये एक फील्ड है, एक वास्ट फील्ड है कि इसमें आप काफ़ी चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सही। अच्छा, जो लोग घर में रहते हैं, यानी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ऑफिस वर्कर्स होते हैं या बैंकर्स होते हैं, उनका बैठने का काम होता है ज़्यादातर, और हम देख रहे होते हैं कि वो कंटिन्यूसली 8, 9, 10 घंटे वो बैठे हुए ही होते हैं, खा रहे हैं उसके बाद बैठ रहे हैं, खा रहे हैं उसके बाद बैठ रहे हैं, तो वेट बहुत तेज़ी से गेन होना शुरू हो जाता है, बॉडी का शेप जो है तब्दील होना शुरू हो जाता है, कहीं से फैट निकल रहा है, कहीं से फैट निकल रहा है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम भी होती है, ओबेसिटी बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। तो इन लोगों के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि इन लोगों के पास तो जिम जाने का टाइम नहीं होता, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हम लोग 10 घंटे की ड्यूटी करने के बाद घर आएंगे तो आराम करेंगे, अपने आप को देखेंगे या जिम जाएंगे, और मॉर्निंग में उन्हें जाना होता है ड्यूटी पे। तो इनको घर में रह के क्या एक्सरसाइज जो है वो अपनानी चाहिए? सही। देखें, सबसे पहले तो ये बात कि हफ्ते में खाली अगर आप 3 दिन भी निकाल सकते हैं, और ये नहीं आप घंटा निकालें, अगर आप 15 मिनट्स भी खाली निकाल सकते हैं, 20 मिनट्स भी निकाल सकते हैं, तो आप अपनी बॉडी को इम्प्रूव कर सकते हैं। चाहे वो किसी भी आप फिटनेस कंपोनेंट के लिए खाली स्टेमिना करें, अपने आप को खाली मेंटेन करने के लिए करें, स्ट्रेंथ के लिए करें, तो अगर आप 3 दिन करेंगे आपकी बॉडी इंप्रूव होगी, तो 2 दिन करेंगे तो बॉडी मेंटेन रहेगी। तो इतना टाइम तो मेरे ख्याल से हर इंसान निकाल ही सकता है, और फिर उसमें इतना स्ट्रेस भी नहीं होता है, वो आप इजीली कर सकते हैं जब आपको टाइम मिले। और फिर घर पे रह के भी एक्सरसाइज हो सकती है। कुछ लोग समझते हैं खाली हम जिम जाएंगे तो ही हो पाएगी, ऐसा नहीं है। हमारे मसल्स को पता ही नहीं है कि हम डंबल्स लिफ्ट कर रहे हैं या हम बारबेल लिफ्ट कर रहे हैं, हम पत्थर उठा रहे हैं, हम कुछ उठा रहे हैं। उसको ये पता है कि हमारा मसल वर्क कर रहा है, हमारे मसल फाइबर्स में इतनी डैमेज हो रही है, हमारे हार्मोन्स इस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म इस तरह से फंक्शन कर रहा है, तो बॉडी फिर उस हिसाब से अपने आप को मैनेज करती है। सही। तो बाकी फिर मैं एक वर्कआउट दिखा भी देता हूँ यहाँ पे कि जो हमारे काफ़ी सारे लोग अपने घर पे कर सकते हैं, और ख़ासकर लेडीज़ जो हैं वो भी उस वर्कआउट को परफॉर्म कर सकती हैं। उससे ये है कि अगर आपका फैट है ज़्यादा है, फैट भी कम होगा। अगर आप चाहते हैं कि मसल टोन हो जाए तो मसल टोन भी हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टेमिना बढ़ जाए तो वो स्टेमिना ही बढ़ सकता है। ठीक है, मैं आपका बिल्कुल वर्कआउट यहाँ पर देखूंगी और सारी ऑडियंस को भी दिखाएंगे हम कि किस तरह की एक्सरसाइज जो है वो आप लोग घर में रहकर जो है वो कर सकते हैं। अच्छा शायद जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि नॉर्मली एक्सरसाइजेज जो है वो घर में रह के कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ वॉक की ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम देख रहे होते हैं कि पहले तो ये होता है डॉक्टर हमें खुद रिकमेंड करते हैं कि भाई दिन में आप डेली जो है वो 2 टाइम वॉक ज़रूर करें, एक सुबह
के वक्त और एक रात के वक्त, यानी खाना खाने से पहले आपको वॉक करनी लाजमी है। जी। तो ये दो चीज़ें हमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम के हिसाब से सिखाई जाती हैं, लेकिन अब का जो हम दौर देख रहे हैं उसमें वॉक का जो ट्रेंड है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। जी। तो ऐसे में लोग किस तरीके से फिट रहेंगे? अच्छा देखें, वॉक के बारे में सबसे पहले ये कहूँगा कि एक मिसकंसेप्शन ये है कि लोग समझते हैं अगर हम वॉक करना शुरू करेंगे तो हमारा फैट लॉस हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जो ओबीस कैटेगरी में होते हैं, यानी जो बहुत मोटे होते हैं, अगर वो कुछ भी करेंगे ना उनका फैट लॉस होगा। वो लोग वॉक करेंगे तो उनका फैट लॉस होगा। और वैसे जो है वॉक कही जाती है रिलैक्सेशन के लिए। हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसको रिलैक्सेशन मिल जाती है, और रिकवरी अगर करनी होती है तो फिर उसकी रिकवरी हो जाती है। तो वॉक फायदेमंद होता है, बिल्कुल पूरी बॉडी को रिलैक्सेशन मिलती है। और फिर उसके अलावा ये कि जैसा आपने कहा कि अब इस तरह की रूटीन है कि लोग वॉक नहीं करते, तो रात के खाने के बाद तो बहुत ज़रूरी है वॉक करना। और बल्कि ये सुन्नत भी है, और इस पे जो हकीम वगैरह होते हैं वो कहते हैं कि अगर कांटों पे चलना पड़े तब भी आप चलें, इतना ज़रूरी है। और ऐसे एसेट क्रिएट होते हैं, ऐसी चीज़ें क्रिएट होती हैं कि आपकी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह होती है अगर आप वॉक ना करें। यानी 40 स्टेप्स तो हम अमूमन कहते हैं कि आपको 100 खाने स्टेप्स के कम बाद से जो कम है करना चाहिए। वो आपने चलने हैं, ये नहीं कि खाना खाते ही आपने बिस्तर पर लेट जाना है और उसके जी। बाद जो है वो पूरा मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और उसकी वजह से जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और उसके हार्मोन्स भी आपके काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर ओबेसिटी बढ़ती है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, आपकी बॉडी का शेप डिफरेंट होने लगता है, यानी अंदरूनी मामला बहुत ज़्यादा ख़राब होने जी, लगते बिल्कुल हैं। ऐसे। अच्छा, जिस तरीके से आप ये बता रहे हैं, वहाँ पर जो अगर मैं आपके ट्रेनिंग सेंटर की बात करूँ या जिम की बात करूँ, वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि एकदम से एक दिन के अंदर बिल्डर बनने आते होंगे कि भाई हमें एक दिन के अंदर जो है वो हमारी बॉडी का शेप जो है बिल्कुल चेंज कर दें, जी, क्योंकि जी। जिस तरीके के पैक्स मांग रहे होते हैं वो कि हमारे कट्स आने चाहिए बॉडी के अंदर, और इस तरह से जो है हमें अपनी बॉडी का शेप बिल्कुल जो है तब्दील करना है। हालांकि वो होते बिल्कुल जो है ना स्लिम जी, मैन जी, बिल्कुल स्मार्ट, ऐसी और बात उसके है। बाद वो चाहते हैं कि हमारी जो है ना बॉडी का शेप आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होना शुरू हो जाए, और चाहते हैं कि बहुत जल्दी तब्दील हो जाए। जी। ऐसे में वो सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं आई जी। थिंक, और सप्लीमेंट्स बहुत तेज़ी से जो है वो आपको नुकसान भी पहुंचाती है अगर आप ज़्यादा मिकदार में उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तो ज़रा सप्लीमेंट के ऊपर भी रोशनी डाल दें। अच्छा देखें, सप्लीमेंट सबसे पहले समझना चाहिए कि एक होते हैं सप्लीमेंट्स और एक होते हैं स्टीरॉइड्स। जो स्टीरॉइड्स होते हैं ना उसके बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, लेकिन जो सप्लीमेंट्स होते हैं एक नेचुरल चीज़ है। यानी अगर आप कॉफ़ी भी पीती हैं एक्सरसाइज से पहले तो आपके लिए सप्लीमेंट कहलाएगा, है। ठीक है। हम लोग एक सप्लीमेंट बहुत मशहूर होता है वे प्रोटीन, और बहुत सारी कंपनीज वो बना रही होती है जो कि दूध से बनता है। प्रोटीन शेक, जी, प्रोटीन शेक। अगर आप जो चॉकलेट्स के इंग्रेडिएंट्स देखें ना पीछे, उनमें भी वे प्रोटीन डला हुआ होता है। तो सप्लीमेंट्स नॉर्मल चीज़ है। हाँ, ये किस तरह से लेना और कितना लेना है, असल चीज़ वो डिपेंड मिकदार करती बहुत है। मैटर बिल्कुल। करती है। अगर आप कोई भी चीज़, हत्ता कि अगर आप पानी भी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पिएंगे ना उसका नुकसान होगा। अगर आप ज़रूरत की हद तक पिएंगे तो उसका फ़ायदा है। और सप्लीमेंट से ऐसा नहीं होता कि आप अचानक से बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। सप्लीमेंट्स भी स्लो ही काम करते हैं। असल चीज़ है आपकी डाइट। अगर आप अपनी डाइट परफेक्ट कर सकते हैं सप्लीमेंट के बगैर तो आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर आप अपनी रूटीन में आप चेक करते हैं कि यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने किसी का डाइट प्लान बनाया, उसमें मैंने लिखा है कि 150 ग्राम प्रोटीन इसको डेली खाना है, चिकन से, मीट से, एग से। उसकी जो रूटीन चल रही है, उसकी जो चीज़ें चल रही हैं, उसकी वजह से वो 100 ग्राम से ऊपर बढ़ नहीं पा रहा, तो फिर हम रेफर कर देंगे कि आप कोई वे प्रोटीन सप्लीमेंट ले लें या कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट ले लें। आपने एक स्कूप या चलते फिरते आपका प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाएगा। इसी तरह से विटामिन सी अगर किसी को डेफिशिएंसी हो रही है तो हम कहेंगे कि आप सब्जियां वगैरह खाएं। उसको टाइम नहीं मिल पा रहा है, वो मैनेज नहीं कर पा रहा है, ज़्यादा डेफिशिएंसी, फिर हम कहेंगे कि आप सप्लीमेंट ले लें। तो असल चीज़ है डाइट। डाइट परफेक्ट है, सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। यानी ये डाइट को बड़ी अच्छी परफेक्ट करने के लिए सप्लीमेंट ये यूज बड़ी किया अच्छी जाता है। आपने बात की है शायद कि जिस तरीके की डाइट प्लान को अगर मैनेज करके रखेंगे तो फिर सप्लीमेंट्स की तरफ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि जो जिमिंग कर रहे होते हैं उनका सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि सप्लीमेंट्स खा लें और हम खाना ना खाएं, डाइट प्लान की तरफ ना जाएं। और जिस तरीके से वो लोग हर छोटी छोटी चीज़ पर ना बड़े पैनिक क्रिएट करना शुरू कर देते हैं कि ये नुकसान देगी, ये खाएंगे तो ये बॉडी को जो है वो नुकसान देगी। तो हालांकि वो फ़ायदेमंद है आपके लिए, और सप्लीमेंट्स उस कंडीशन में दिए जाते हैं जब आप लोग अपनी बॉडी को उस मिकदार के अंदर प्रोटीन प्रोवाइड नहीं कर रहे होते या आयरन प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, तब जाके सप्लीमेंट्स की तरफ आना पड़ता है। तो नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी, उसके बाद शाइक से वो एक्सरसाइज भी देखेंगे, कौन सी वर्कआउट जो है वो शाइक यहाँ हमें दिखाएंगे, और मॉर्निंग में आप लोग जो है वो घर बैठे भी ये वर्कआउट कर सकते हैं। तो एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह।
वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारी फिटनेस की टिप्स के हवाले से बात कर रहे थे कि किस तरह से आप छोटी छोटी टिप्स लेके घर में रहकर कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, और जो लोग जिम जाते हैं उनको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये माइंड सेट बना के जा रहे होते हैं कि हम जिम जा रहे हैं तो हम कल बिल्कुल चेंज होकर निकलेंगे। ऐसा नहीं होता, बहुत सारा वर्कआउट करना पड़ता है, बहुत सारी एक्सरसाइजेज करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए सोचना पड़ता है कि कौन सा स्टेप हमने क्या लेना है। और कहते हैं ना कि माइंड सेट को प्रिपेयर करके जब आप जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग के लिए आसान होना शुरू कर देती हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी बात की कि बहुत सारे लोग घर में रहते हैं और वो कहते हैं कि हमारे पास जिम जाने का टाइम नहीं होता, तो उनके लिए वर्कआउट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि घर में रहकर ही वर्कआउट करें, क्योंकि उनको अपने लिए टाइम निकालना ज़रा जो है ना मुश्किल लगता है, और इस तरह से ना वो वॉक कर पाते हैं ना वो दीगर एक्सरसाइजेस कर पाते हैं। तो वो कौन कौन से वर्कआउट हैं जो कि आप लोग घर में रहकर कर सकते हैं, और मॉर्निंग के अंदर भी कर सकते हैं, और दीगर जो है वो कौन कौन से ऐसे टाइम है जिसके अंदर आप ये वर्कआउट कर सकते हैं, वो शायद से मैं पूछूंगी। शायद कौन कौन से ऐसे टाइम ड्यूरेशन होती है जिसके अंदर आप घर में रहकर वर्कआउट कर सकते हैं? अच्छा, इसका तो मैं जवाब सबसे पहले ये देता हूँ कि जो टाइम आप कंफर्टेबली अपने शेड्यूल से निकाल सकें, सबसे बेस्ट वही टाइम है। अच्छा। इस पर काफ़ी रिसर्च हो चुकी है कि मॉर्निंग में करना चाहिए, आफ्टरनून में करना चाहिए, इवनिंग में करना चाहिए, नाइट में करना चाहिए, लेकिन हर रिसर्च का कंक्लूजन आखिर में यही हुआ है कि जिस टाइम पे आप कंसिस्टेंसी के साथ कर सकें रेगुलरली, सबसे बेस्ट वही टाइम है आपके लिए। ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं इनकी जॉब ऐसी होती है कि अगर वो नाइट में आके वर्कआउट करेंगे ना, वो बिल्कुल थक चुके होते हैं, वो सुबह कर लें तो बेहतर है। और कुछ लोगों के रूटीन ऐसे होते हैं कि अगर वो रात में नहीं आएंगे तो फिर वो आ ही नहीं सकते, तो फिर उनके बेहतर है कि वो रात में कर लें। तो हर कोई अपने जो शेड्यूल में मैनेज कर पाए कि उसकी जान भी उसमें रहे, एनर्जी भी रहे, फ्रेश भी रहे, तो वही टाइम उसके लिए बेस्ट है। ठीक है शायद, चलें फिर वर्कआउट आपका देख लेते हैं कि जो लोग घर में बैठकर अपना वर्कआउट करना चाहते हैं वो किस तरीके से अपनी एक्सरसाइजेस को अपना कर वर्कआउट प्रॉपर्ली कर सकते हैं, और आपके लिए इजी एक्सरसाइजेस कौन कौन सी हैं वो मैं शायद को कहूँगी। शायद यहाँ पे बता दें। जी बिल्कुल ज़रूर। अच्छा, ये जो मैं वर्कआउट करा रहा हूँ, ये मैंने तकरीबन कई सारे जिम्स में और कई सारे एरियाज़ में वर्कआउट कराए हैं। इसके बेनिफिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और बहुत सिंपल वर्कआउट है, लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि इसके 5 राउंड्स होंगे और 5 एक्सरसाइजेज होंगी। वो करना इस तरह से होगा कि आपने एक राउंड करने के बाद 30 to 40 सेकंड्स रेस्ट करना है, फिर वापस से इसको रिपीट करना है। तो जब तक आपका लास्ट राउंड आएगा बिल्कुल आपकी हालत समझे ख़राब भी हो चुकी होगी और आप लेटे हुए होंगे, और यही होना चाहिए इसमें। एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल है, 5 एक्सरसाइज होंगी। फर्स्ट एक्सरसाइज जो होगी उसे कहते हैं स्क्वाट प्रेस। समझे आपने यहाँ पे डंबल्स लिए हुए, और अगर डंबल्स आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप वाटर बॉटल्स आप ले लें, और सिंपल आपने इस पोजीशन पे आना है स्क्वाट्स की। आपके हाथ बिल्कुल सामने होंगे, एल्बोज स्ट्रेट, और ये जो आपकी लाइन है रिस्ट की फोरआर्म के बिल्कुल ये ऊपर की तरफ होगी। तो सिंपल ऐसे आएंगे, बैक बिल्कुल आपकी इस तरह से स्ट्रेट, ये नीचे आए, एंड देन बस यहाँ पे आके स्क्वाट करके डायरेक्ट प्रेस करना है। इसको आपने रिपीट करना है 20 सेकंड्स के, जैसे कि 3, 2, 1 गो। 20, 19, 18, 17, इस तरह करते करते जैसे आप 1 पे आएंगे फौरन से एक्सरसाइज चेंज होगी विदाउट रेस्ट। उन्हीं डंबल्स को, उन्हीं वाटर बॉटल्स को आपने पकड़ के रखना है, बैक स्ट्रेट, एंड देन सिंपल ये ऑल्टरनेट ड्रॉस कहते हैं। ये आपने 20 सेकंड रिपीट करना है। जैसे ही 20 सेकंड होंगे फौरन खड़े होना है, एंड देन जंपिंग जैक्स। अपने आप को स्पीड फुल रखनी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि बस ऐसे ऐसे करना शुरू कर देते हैं, आपने अपने मैक्स स्पीड लगाना। 3 एक्सरसाइज ये हो गई। 4th एक्सरसाइज होगी आपके एब्डोमिनल्स के लिए, स्टमक एरिया के लिए। उसमें सिंपल इसमें मेरे ख्याल से दिखना पड़े सिंपल, इसमें आपने ये करना है कि इस पोजीशन पे आना है, एंड देन आपने साइड पर टच किया, एंड देन दिस। ब्रीथिंग आपने रोकनी नहीं है, अपनी ब्रीथ करते रहना है। जैसे ही 20 सेकंड्स होंगे ये करते हुए आपको अपने साइड्स पर काफी ज्यादा फील होगा कि आपके साइड्स वर्क कर रहे हैं। वुमेन्स भी कर सकती हैं जिस तरह की एक्सरसाइज? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि घर में रह के वर्कआउट वो वुमेन्स भी कर सकती हैं ये वाली। जी, ये 4 एक्सरसाइजेस के बाद 5th एक्सरसाइज सिंपल रखेंगे, हाई नीज। तो ये आपके इंटेंसिटी पे, आपके फिटनेस लेवल पे डिपेंड करता है कि आपकी मैक्सिमम स्पीड क्या है। किसी की ये मैक्सिमम स्पीड हो सकती है और किसी की। तो सिंपल ये 5 एक्सरसाइजेस, 5 राउंड्स, हर राउंड के बाद 30 to 40 सेकंड्स का रेस्ट, एंड देन रिपीट। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका हार्ट बीट काफ़ी तेज़ हो जाती है
और फैट लॉस आपका काफी अच्छा होना शायक शुरू हो की जाता हार्ट है। बीट आप देख सकते हैं कितनी तेज हो गई है। हालांकि 20 सेकंड्स अभी शायक ने नहीं किया, लेकिन जिस तरह की एक्सरसाइज को उन्होंने पावरफुली बताया, क्योंकि कहते हैं ना कि अपना पावर जितना भी आपके अंदर है ना, उस तरह की पावर को इस्तेमाल करके वो एक्सरसाइज आप अप्लाई करें। क्योंकि ये बहुत लोग जो है वो डल एक्सरसाइजेस अप्लाई करते हैं, यानी बहुत ढीलेपन से। तो ढीलापन नहीं चाहिए होता, इसमें बड़ी पोटेंशियल चाहिए होती है, बड़ा स्टेमिना चाहिए होता है। तो स्टेमिना को लूज नहीं किएगा, स्टेमिना को जो है वो बरकरार रखिए और अपनी एक्सरसाइजेस को अपने ऊपर अप्लाई कीजिएगा। और जैसे जैसे एक्सरसाइजेस को आप अप्लाई करेंगे वैसे वैसे आप खुद चेंजेस अपने अंदर देखते जाएंगे। अच्छा शायद ये कितने दिनों तक करनी है एक्सरसाइजेस? इसको आप इस तरह कर सकते हैं कि आप एक दिन करें, फिर एक दिन का गैप ले लें, फिर एक दिन करें, वीक में आप खाली 3 डेज कर लें, तो आसानी से वुमन कर सकेगी। और अगर आपको बहुत मुश्किल लगती है तो आप स्पीड स्लो कर दें। ठीक। लेकिन जैसे आप जिस चीज में कंफर्टेबल होंगी आपको फिर अपना लेवल बढ़ाना होगा उसमें, या तो आप वेट्स बढ़ा दें या तो अपनी स्पीड बढ़ा दें। जितनी आप मैक्सिमम एफर्ट लगाएंगे उसका उतना ही फायदा होगा। अच्छा, स्टार्टिंग में पेन भी होता होगा बॉडी के अंदर? जी, जी, काफी जी। हद तक जो है मसल्स आपके दुखते उसकी वजह असल में होती है मसल स्टिफ हो जाते हैं। बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करने के बाद स्ट्रेचिंग नहीं करते। स्ट्रेचिंग ना करने की वजह से वो सोरनेस जो है काफी बढ़ती रहती है। और ऐसा भी होता है कि अगर आपका फर्स्ट डे है जिम का, अगर आप स्ट्रेचिंग अच्छे से करते हैं वर्कआउट के बाद तो बहुत कम दर्द होता है। उस दिन तो मैंने देखा है, काफ़ी लोगों को देखा है। अगर मैं अपने घर की मिसाल दूं तो भाई अगर जाते हैं जिम के अंदर तो फर्स्ट डे जब होता है और वहाँ पर जब वो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं तो उसके बाद वो घर आके ऐसे कहते हैं ना कि सोते हैं या अपने आप का ये तकलीफ बयान कर रहे होते हैं कि मैं पता नहीं कितनी मेहनत और मुशक्कत करके आया हूँ और मेरी बॉडी ये ने तो है अब कि जवाब दे दिया है। जैसे इस आप तरह शुरू से। करते हैं ना और वर्कआउट मसल्स करना, कहते हैं ना कि उंगली भी नहीं लगती मसल्स के ऊपर, इतने ज़्यादा जो है ना वो जी, जी, मसल्स जी। जो है वो पेन कर रहे होते हैं। वो स्ट्रेचिंग ना करने की वजह ज्यादातर होता है। लेकिन एक ये चीज भी है कि जैसे आप वर्कआउट शुरू करते हैं ना, फिर यूज हो जाते हैं। आपको भूख बड़ी ज्यादा लगती है, खाने का मजा आता है और नींद बड़ी अच्छी आती है। ये है। तो जिनको प्रॉब्लम हो नींद नहीं आने की, भूख ना लगने की, अगर वो वर्कआउट शुरू करते हैं बहुत अच्छा हो जाता है उनका फौरन। अच्छा, डाइट प्लान क्या होना चाहिए? अगर मैं डाइट प्लान के हिसाब से अगर बात करूं, जो जिम कर रहे होते हैं उनका एक प्रॉपर डाइट प्लान क्या होना चाहिए? अगर जो घर में रह रहे हैं उनका भी एक डाइट प्लान क्या होना चाहिए? सही। देखिए, घर में रह रहे हो या जिम में रह रहे हो, अगर घर में रहने वाले एक्सरसाइज नहीं करते तो 3 हमारे न्यूट्रिशन की चीज़ें होती हैं। एक होती है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है फैट्स, एक होता है प्रोटीन। प्रोटीन गोश्त में, अंडों में, डेयरी प्रोडक्ट्स में, चिकन, मीट, फिश, इन सब में प्रोटीन होता है। फैट्स आपके, मैं फैट्स जो बात कर रहा हूँ गुड फैट्स, और याद रखें गुड फैट्स कंज्यूम करना बेहद ज़रूरी है। लोग फैट्स खाना कम कर देते हैं कि हमारा फैट कम होगा, फैट उनका इससे और मज़ीद बढ़ जाएगा, हार्मोन्स की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। इस तरह की काफ़ी लेडीज़ होते हैं उनको हार्मोन्स की प्रॉब्लम आ जाती है बहुत ज़्यादा, और वो डिस्कस नहीं कर पाती लोगों से। तो उसका एक रीज़न ये होता है कि वो लोग फैट्स कंज्यूम नहीं करती। तो गुड फैट्स कंज्यूम करना बेहद ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स किस में होते हैं? राइस में, रोटी वो अशरफी वाले वो नहीं है इस तरह की फाइन आटा, बल्कि रोटी जौ के आटे, चक्के की आटा। तो रोटी, आपके वेजिटेबल्स, आपके फ्रूट्स, ग्रेन्स, ये तमाम चीज़ें आती हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। सही। अब ज़रूरी है इंसान के लिए कि चाहे वो फैट लॉस कर रहा हो, चाहे वो वेट गेन कर रहा हो, इन तीनों को भी कंज्यूम करना ज़रूरी है। अगर जो घर में रह रहे हैं वो ये करें कि अपनी एक प्लेट बनाएं, उस प्लेट में 50 to 60% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 10% 15% आपका प्रोटीन होना चाहिए, और बाकी जो रिमेनिंग % है वो फैट होना चाहिए। अब बाज़ लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं बस हम गोश्त ही गोश्त खाएं, तो वो समझे 10 to 15% जो है ना वो उसी को वो अपना 80% बना देते हैं और बैठ के खाते रहते हैं उसको। तो वो एक्स्ट्रा प्रोटीन आप कंज्यूम कर रहे होते हैं, वो किडनीज के लिए भी नुकसानदेह, और वो ओवरऑल आपका फैट मजीद गेन कर और देगा। बहुत सारी मैंने ख़वातीन और मर्द हजरात को भी देखा है कि वो जब जिम करके आते हैं तो वो घर आके डाइट का ख्याल नहीं रखते, वो हर तरह की जी, चीज़ ये खा असल रहे होते हैं। में कुछ लोग होते हैं, जैसे मेरे हाथ नहीं भाई रुकता हैं ना। तो मेरे जो भाई हैं बड़े भाई, तो वो जब जिम स्टार्ट किया कुछ टाइम पहले, तो जिम वो गए बड़े, उन्होंने बोला कि मैं जिम करूंगा, एक्सरसाइज कर ली, पैशनेट होके गए बड़े हाँ। वहाँ से निकले अपने दोस्त के साथ, वो रोल पराठा बैठे खा रहे, मुझे कॉल कर रहे हैं। मैंने कहा फायदा क्या फिर? तो ऐसे लोग होते हैं। तो अच्छा, डाइट की तरफ आते हैं वापस। तो ये घर पे रहने वालों के लिए था। और वेजिटेबल्स ज़्यादा कंज्यूम करें। वेजिटेबल्स कंज्यूम करने से फ़ायदा ये होता है कि आप जल्दी फुल हो जाते हैं, आप ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करते। और उसमें आयरन होता है, मैग्नीशियम आयरन, होता है, मैग्नीशियम, कार्बोहाइड्रेट्स विटामिन्स, होते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें बिल्कुल मिल बिल्कुल जाती हैं आपको। अच्छा, जो जिम वाले हैं उनके वर्कआउट के हिसाब से ज़्यादातर उनकी डाइट मैनेज की जाती है, क्योंकि अगर वर्कआउट ज़्यादा इंटेंस होंगे तो उनको कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा सा हाई रखना पड़ता है, और जो घर वाले उनको 10 to 15% प्रोटीन इस्तेमाल करना है, प्रोटीन यूज़ करना है, इन लोगों का प्रोटीन कंजप्शन बढ़ जाता है। खासकर अगर आप मसल गेन कर रहे होंगे तो आपको पर केजी के हिसाब से 2 ग्राम पर केजी
ये आपका रेशो होना चाहिए प्रोटीन कंज्यूम करने का। फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स 70 kg का है तो कम से कम 140 ग्राम उसको प्रोटीन कंज्यूम करना होगा डेली मसल गेन करने के लिए। सही। तो वो फिर डाइट हर किसी की अलग कस्टमाइज ही हो पाती है। सही। लेकिन कुछ चीज़ें जो हर किसी को फ़ायदा देती हैं वो ये कि अपनी डाइट में खासकर नाश्ते में जौ के दलियों को ज़रूर ऐड कर दें, क्योंकि जौ का दलिया जो है ना वो सुपर फूड्स में आता है, उसमें मिनरल्स विटामिन्स बहुत ज़्यादा हैं और ये एक सुन्नत भी है वैसे। तो जौ के दलिया को ज़रूर ऐड करें, अंडे को ज़रूर ऐड करें। अंडे से आपकी जान बढ़ती है, प्रोटीन की सोर्स है लेकिन वो काफ़ी फ़ायदेमंद है। और अंडे की जर्दी लोग खाते ही नहीं हैं, बहुत सारे साइड पे कर देते साइड पे कर देते हैं, तो ये गलत है। आप ज़्यादा मिकदार में नहीं खाएं, अगर आप 1 जर्दी 2 जर्दी खा सकते हैं तो आप खा सकते हैं, इससे आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा। और सर्दियों में तो मेरे ख्याल से बॉयल एग्स खाने जी, चाहिए। जी, जी, और उससे बिल्कुल, तो बिल्कुल। काफी हद तक जो है ना कहते हैं कि प्रोटीन आपकी गेन होती है। जी। अच्छा, जिस तरह से आप लोग जो है वो जिम के अंदर मैंने लोगों को देखा है कि वो जो है जब वर्कआउट करके आते हैं तो वो कच्चे अंडे खाते हैं, तो कच्चे अंडे आप लोग खाने को प्रेफर करते हैं? कच्चे अंडे पहले के लोग इस तरह कहते थे कच्चे अंडे खा लेने चाहिए, लेकिन जो मज़ीद रिसर्च हुई, स्टडीज हुई, उससे पता ये चला कि अगर आप प्रोटीन के लिए अंडे खा रहे हैं, कच्चे अंडे से ये होता है कि जो प्रोटीन अगर उसका 100% था तो आपकी बॉडी सिर्फ 50% उसको एब्जॉर्ब करती है। ओके। 50% वेस्ट यानी होता है। नुकसान दे रही है। नुकसान नहीं दे रही लेकिन फायदा भी नहीं दे रही, जो फायदा उसको Waste देना है। चाहिए। जी, आप ये समझें। तो उससे बेहतर है कि आप उसको बॉयल करके कर लें, या फिर आप पका के खा हाँ, लें, पका खा normally। लें। सही। तो लेकिन मतलब पका ये के वो हल्के नहीं, ऑयल में, हल्के ऑयल में या बिल्कुल एक्स्ट्रा वर्जिन 1 ऑलिव ऑयल जो आता ऑयल में, है हाँ। उसमें आप कर लें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होता है, बिल्कुल आपने कहा कि ऑयल में लदा हुआ। और एक और चीज़ ये कि वो कच्चे अंडे खा रहे हैं तो उसमें फैट भी होता है, अपना जो जर्दी होती है वो फैट की सोर्स है। हमें एक्सरसाइज के बाद जो पहली मील खानी होती है ना, उसमें हम लोग को फैट नहीं कंज्यूम करना होता, क्योंकि उससे डाइजेशन स्लो हो जाती है। हमें वो चीज़ कंज्यूम करने से डाइजेशन फ़ौरन हो, एब्जॉर्प्शन फ़ौरन हो, क्योंकि हम लोग को उस टाइम पर उसकी नीड है, हमें रिपेयर करने के लिए वो चाहिए ज़रूरी। सही। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो कि कहते हैं तेजी से वेट जो है वो हमने गेन करना है, जी। या तेजी से वेट जो है वो हमने लूज जी, करना जी, है, जी। तो उनके लिए क्या एक्सरसाइजेज होती हैं? वेट गेन करने वालों के लिए मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि सबसे पहले उनको ज़रूरी ये है कि वो अपने माइंड में इस बात को रखें कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करूंगा उतना जल्दी मेरा वेट गेन होगा, तो ये गलत है। आप उल्टा इसका नुकसान उठाएंगे। जो बड़े बड़े मिस्टर ओलंपिया, जो पूरे वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, कभी वो लोग भी 3-3, 4-4 घंटे इतनी एक्सरसाइज नहीं करते जितना आप सोच के आ रहे हो पहले दिन का अपना। तो आप कम एक्सरसाइज करो। आपका फोकस होना चाहिए 2 चीज़ों पर। एक है कि आपका एंगल्स फॉर्म सही रहें, पहला महीना आप उसको सीखने के लिए लगाएं पूरा, कि आपकी फॉर्म्स, आपका हर एंगल परफेक्ट हो। दूसरी चीज़ ये कि 40-55 मिनट्स मैक्सिमम, इससे आपका ज़्यादा वर्कआउट ना जाए। और हफ्ते में आप 3 दिन 4 दिन इससे इतना वर्कआउट करें, 5-6 दिन 7 दिन वर्कआउट ना करें। सही। उससे ये होगा कि आपके मसल डैमेज होंगे उस हद तक जो आपकी बॉडी जल्दी रिपेयर कर सकती है, और आप फिर महसूस भी करेंगे कि आपका जल्दी जल्दी आप वेट भी गेन कर पा रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ भी गेन हो रही है। सही। और अगर वेट लॉस करना चाह रहे हैं उनके लिए फिर वर्कआउट्स काफ़ी टाइप्स के होते हैं, जैसे कि एक वर्कआउट मेथड होता है जिसे कहते हैं HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। ये जो मेथड है, और इसमें एक और एक चीज़ आती है टबाटा, जिसके मैं समझे काफ़ी लोगों को मैं कराता हूँ। इनका फ़ायदा ये है कि इससे कैलोरीज काफ़ी ज़्यादा आप जल्दी बर्न कर देते हैं। अच्छा। और दूसरा बड़ा फायदा ये है कि आपने जब ये वर्कआउट कर लिया, खासकर आपने टबाटा वर्कआउट जब कर लिया, जबकि टबाटा वर्कआउट सिर्फ 4 to 6 मिनट्स का है, ओके। वो करने के बाद स्टडीज कहते हैं कि 12 घंटे 18 घंटे तक आपका फैट लॉस होता रहता है। यानी आपने 4 मिनट किया तो आप बैठे में आप सो भी रहे, और कैलोरीज loss आपको ऑटोमेटिकली बर्न होती रहेंगी। वाओ। तो इस तरह के मेथड्स अगर आप अप्लाई करेंगे उससे फैट लॉस जो है जल्दी होना शुरू हो जाएगा। सही। और ये वो वाला फैट लॉस होगा टबाटा से, HIIT से, जिससे आपका मसल लॉस नहीं होता है, क्योंकि दूसरे और मेथड्स जो होते हैं उनमें मसल लॉस भी होता है, इसमें वो नहीं है, इसमें सिर्फ आपका फैट लॉस होगा। सही। अच्छा, लास्ट मिनट्स बिल्कुल हमारे पास रह गए। शायद जिस तरीके से बहुत सारे लोग होते हैं वो वेट उठाते हैं, तो वेट कितनी मिकदार में उठाना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों का मसल्स भी जो है ना वो फटीक हो जाता है, मसल्स जी। जो है वो खराब हो जाते हैं, क्योंकि उनको अंदाजा ही नहीं होता वो कितनी हद तक वेट उठा जी, रहे जी, हैं। जी। तो ये भी जरा क्लियर कर दें। अच्छा देखिए, मसल गेन करने के लिए जितनी स्टडीज हुई हैं उसमें यही कंक्लूड किया गया कि अगर आप इतना वेट उठाते हैं कि जिसमें आप 8 to 12 रेपिटेशन कर पाएं, तो वो वेट बिल्कुल ठीक है आपके लिए, सही। जिससे मसल गेन होगा। अगर आप उससे हाई जाए जा रहे हैं तो उससे एंड्योरेंस आएगी, हल्की सी शेप आएगी। उससे कम हो जाए ना, उससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मसल हार्डनेस आएगी। ओके। लेकिन जो 8 to 12 रेप रेंज है ना, ओवरऑल इसी चीज़ को परफेक्ट माना जाता है कि सबसे बेहतर ये
उस हिसाब से आपने वेट उठाना है कि आप 12 से आगे ना बढ़ पाए, 8 से ठीक कम है। ना हो पाए। यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरत था, और शाहिद को मैंने यहाँ पे इसलिए बिठाया कि शाहिद जो है वो तमाम चीज़ों को आप लोगों को देख के बताए कि मशवरा किस तरीके से आप लोग तक पहुँच सके, क्योंकि यहाँ पर एक्सरसाइजेस भी कराए गए, एक्सरसाइजेस करा कर आपको दिखाया गया कि जो लोग बाहर नहीं जा सकते वो घर रहकर भी वर्कआउट कर सकते हैं, और जो लोग